गाइस स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस हम लोग पी ब्लॉक पढ़ रहे थे और हम लोगों का पी ब्लॉक में वर्ग 15-16 हो चुका था। आपके सिलेबस में 2021 के सिलेबस में, आपके कक्षा 12 के सिलेबस में केवल वर्ग 15, 16, 17, 18 है। तो 15, 16 का हम लोग इंपॉर्टेंट रिएक्शन के साथ में और सब कुछ चीज़ें जो कुछ आपसे एग्जाम में बनने वाली थी सब कुछ चीज़ें कर चुके हैं। कुछ एक चीज़ें छुटी हुई हैं, आप उसको हम उसे छोटा सा वीडियो बनाकर आपको बता देंगे। आज हम लोग वर्ग 17 शुरू कर रहे हैं। तो गाइस जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जो डेली देखते हैं वीडियोज को, सबसे पहले वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और प्रेजेंट सर लिखें। साथ में जो न्यू स्टूडेंट हैं वे न्यू स्टूडेंट प्रेजेंट सर लिखें और आज के लेक्चर का आनंद लीजिए। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ये चीज़ें आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं आज का नया लेक्चर। देखिए सबसे पहली चीज़ वर्ग 17। वर्ग 17 में कौन कौन से तत्व आते हैं और वर्ग 17 को क्या कहते हैं। देखिए वर्ग 17 में जो तत्व आते हैं वह हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेरीन। तो वर्ग 17 के जो तत्व हैं फिर से समझिएगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टेरीन है। इसे अगर आपको याद करना हुआ तो कैसे आप लोग याद करोगे इसको कहोगे फिर कर बाहर आई आंटी। फिर कर बाहर आई आंटी। आपको दिखाई दे रहा होगा ये फिर कर बाहर आई आंटी। इसे आप याद कर सकते हो वर्ग 16 के तत्व, वर्ग 17 के तत्वों को। देखिए जो वर्ग 17 में जो तत्व हैं इनका अगर परमाणु क्रमांक की बात करें तो फ्लोरीन का 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, आयोडीन का कितना होता है 35 होता है, ब्रोमीन का 35 होता है, आयोडीन का 53 होता है और एस्टेरीन का 85 होता है। याद कैसे रखोगे ये परमाणु क्रमांक को? याद रखने के लिए समझना, ये 9 है, 9 में प्लस 8 जोड़ोगे तो 17 हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 9 में 8 जोड़ोगे, उसके बाद 17 में आप प्लस 18 जोड़ोगे तो ये 35 हो जाएगा। और फिर ये 35 में फिर से एक बार 18 जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। 53 में एक बार 32 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका 85 हो जाएगा, जो एस्टेटीन का आपका परमाणु क्रमांक है। तो याद करने के लिए आपको फ्लोरीन का 9 याद करना पड़ेगा, उसके बाद 8, 18, 18, 32 जोड़ देना होगा और आपका परमाणु क्रमांक आ जाएगा। परमाणु क्रमांक याद रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर आप परमाणु क्रमांक याद रखेंगे तभी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो आपके जो कॉपी भी थोड़ा सा भरेगी और साथ में एग्जामिनर पर अलग इफेक्ट भी पड़ेगा। क्योंकि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहेगा वर्ग 17 के तत्वों को या फिर क्लोरीन परिवार के या हैलोजन परिवार के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, हैलोजन परिवार के तत्वों का या फिर वर्ग 17 के तत्वों का आवर्त सारणी में स्थिति बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये सभी चीज़ें आपको लिखना होगा। आवर्त सारणी में स्थिति बताने के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखना होगा। और मैं एक ही ट्रिक सभी ग्रुप के एलिमेंट के लिए मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, वही ट्रिक हम फिर से आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है, किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। सबसे पहले आपके सामने है 9 और 17, 35, 53 मतलब 53 और 85 मतलब 85। इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। आपको मैं बताता हूं कि एक लाइन याद करनी पड़ेगी आपको। वह लाइन क्या है मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से। 1s2, 2s2, 2p6। ये आप याद किए रहोगे तो आगे तक आपको काम देगा। तो बड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग कहते हैं बड़ा बड़ा लिखने के लिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। अब देखना यहाँ पर 3p6 के बाद आपको नहीं लिखना है, 3p6 तक आपको याद रखना है। इसके आगे जो है मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक क्या है ध्यान से समझना है। यहाँ पे लिखेंगे एक बार S-D-P, फिर लिखेंगे S-D-P, फिर लिखेंगे S-F-D-P और लास्ट में फिर एक बार लिखेंगे S-F-D-P। जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या ST कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से समझना, आपको आ जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आपको एकदम फ्री में बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। देखना ध्यान से,
आपको मालूम होगा यस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितने भरे जाते हैं, 6, और डी में 10, एफ में 14, ये इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब समझना है यहाँ तक। देखियो यहाँ पर यस 3 हो गया है, तो यहाँ पर कितना होगा, 4 होगा, तो ये यस 4 होगा तो पी भी 4 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डी नहीं दिया है तो डी यहाँ पर 3 होगा। यहाँ पर देखना ये 4 हो गया तो यहाँ पे ये 5 और ये 4, ठीक है। यहाँ पर देखना ये 6 हो जाएगा यस, ये पी 6 हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, 4 के बाद डी यहाँ पे 5 हो जाएगा, और एफ आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखना 7s 7p और डी कितना हो जाएगा, डी समझना यहाँ पे, डी यहाँ पे 5 के बाद 6 हो जाएगा और एफ यहाँ पे 5 हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे। और आपको मालूम है कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर आप पतला पेन से यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, यहाँ पर देखिए ये एफ है तो एफ में 14 होता है, 14, फिर यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, और इस तरह से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बन रहा है। देखना यहाँ पे, इसी तरह इसमें भी भरोगे। मुझे उतना तक जाने की जरूरत नहीं है। अब आपको 9 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, तो आप यहाँ से शुरू करोगे लिखना, यहाँ से शुरू करोगे। जब तक 9 संख्या नहीं हो रही है, आपका 9 नंबर नहीं हो रहा है, तब तक लिखते रहोगे, ठीक है। आप सबसे पहले 1s2 लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि आपको 9 तक जाना है। दूसरी बार आप लिखोगे 2s2, 4 हो गया। तीसरी बार 2p, अगर 6 लिखोगे तो 10 हो जा रहा है, तो आप यहाँ पे 6 न लिखकर आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप क्लोरीन का लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1s2, 2s2, 2p6, ये तो 10 हो गया आपका। इसके बाद 3s2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा, और फिर देखिए 2 2 4 6 4 10, 10 2 12। अब 3p अगर 6 लिखते हो तो 18 हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पर 5 लिखोगे। तो क्या आप देखने को मिल रहा है, 2s2 2p 5 है, यहाँ पर 3s2 3p 5 है। इसी प्रकार इसका लिखोगे तो आपका आएगा लास्ट में 4s2 4p 5। इसी प्रकार इसका लिखोगे तो लास्ट में आएगा 5s2 5p 5। इसी प्रकार इसका लिखोगे तो लास्ट में आएगा 6s2 6p 5। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 17 के तत्व, जिसे आप हैलोजन परिवार के तत्व भी कहते हैं, हैलोजन परिवार, हैलोजन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत क्रियाशील होते हैं। हैलोजन परिवार के तत्व, हैलोजन परिवार के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP5 होती है। कितना होता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s2 1p5। आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं तो लिखिएगा यहाँ पर साथ साथ में, बिना लिखे आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आप लिखोगे, बार बार लिखोगे, तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, दिमाग के तह तक बैठ जाएंगी और एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हो। क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हेडिंग डालो, लिखो वर्ग 17 के तत्वों की या हैलोजन परिवार के तत्वों की सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 NS2NP5 प्रकार का होता है। लिख लीजिएगा, और साथ में ये ट्रिक भी लिखिए, और ये पूरा का पूरा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिख डालिए। अब हम चलते हैं भौतिक अवस्था पर, ठीक है। अब हम इसको रफ करते हैं, समझना आगे इसके। देखिए भौतिक अवस्था में क्या होता है, जो ऊपर का फ्लोरीन होता है वह गैस के अवस्था में पाया जाता है। इसको इतना छोड़े रहते हैं, ठीक है। ये जो ऊपर से फ्लोरीन होता है, कौन, फ्लोरीन, ये जो फ्लोरीन होता है यह गैस के अवस्था में होता है, और क्लोरीन भी गैस के अवस्था में होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन द्रव अवस्था में होता है, और एस्टेरीन, ये जो एस्टेटीन है ये आपका, इसके बाद आयोडीन आ रहा है ना, आयोडीन आपका कितना होता है, ये भी आपका ठोस अवस्था में होता है, ठीक है। एस्टेटीन एटी जो है भी आपका ठोस अवस्था में होता है। ये भौतिक अवस्था है इसके। देखिए ऊपर से नीचे जाने पर गैस से ठोस की ओर चेंज हो रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर इसकी भौतिक अवस्था में चेंज होती है। सबसे पहले फ्लोरीन आपकी गैस अवस्था में होती है, क्लोरीन गैस अवस्था में होती है, ब्रोमीन द्रव में होता है, आयोडीन ठोस में होता है, और एस्टेटीन आपका ठोस होता है। तो ऊपर से आप लिखेंगे। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे देखिए पूरे आवर्त सारणी में
एक ही ऐसा तत्व है, एक ही ऐसा तत्व है जो कि द्रव अवस्था में आता है, एक ही ऐसा अधातु है, तत्व मत लिखना, एक ऐसा अधातु, अधातु जो द्रव अवस्था में है, उसका नाम है ब्रोमीन। ये लिख लेना आप लोग नोट डालकर कि एक ऐसा धातु जो कि हमेशा द्रव अवस्था में होता है वह है ब्रोमीन। आप जरा मुझे बताइएगा, एक ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है वह है पारा। ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में हो उसे कहते हैं पारा। पारा का सूत्र कितना होता है? Hg। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप नोट डालकर लिख लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा धातु जो द्रव अवस्था में होता है उसे ब्रोमीन कहते हैं, ऐसा धातु जो कि द्रव अवस्था में होता है उसे पारा कहते हैं। बोलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं? भौतिक अवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? परमाणु त्रिज्या। हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, परमाणु त्रिज्या। समझना परमाणु त्रिज्या के बारे में, परमाणु त्रिज्या के बारे में समझना आप लोग। परमाणु त्रिज्या में क्या होता है? सबसे पहले ये देखना, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और स्टीरीन है। आपको मैंने बताया कि इसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2NP5। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ रहा था NH2 2s2 2p5 आ रहा था, 2s2 2p5। इसका आ रहा था आपका 3s2 3p5। इसका आ रहा था 4s2 4p5। इसका मतलब अगर ऊपर से नीचे जा रहे हो तो इसका आकार बढ़ रहा है। आकार बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं आप लोग? देखना, इसका अगर 9 परमाणु क्रमांक है, यहाँ पर 9 इलेक्ट्रॉन है तो छोटा आकार होगा। इसका 17 परमाणु क्रमांक है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है तो ये भी उससे बड़ा इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इसका आकार होगा। तो समझना यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर आयोडीन को, यहाँ पर हम फ्लोरीन को बना रहे हैं छोटा आकार, यहाँ पे क्लोरीन बना रहे हैं उससे बड़ा आकार, ब्रोमीन बना रहे हैं इससे बड़ा आकार, आयोडीन बना रहे हैं सबसे बड़ा आकार, और स्टीरीन जो कि उस सबसे बड़ा आकार होता है। इस प्रकार से ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि यहाँ पर सेलों की संख्या, लेकिन यहाँ पे 2 है, 3 है, इसी तरह यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 6 होगा। अगर आपके आवर्त की संख्या बढ़ती है तो आकार भी बढ़ता है। आकार वो छोड़िए, देखिए यहाँ पे परमाणु क्रमांक बढ़ा है, 9 है, 17 है, 35 है, 53 है, 85 है। जितना बड़ा होगा परमाणु क्रमांक उतना बड़ा होगा। जरा सोचना, जरा आप लोग को अपना दिमाग लगाना है। अगर परमाणु त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है? यही तो होता है, केंद्र से इसके बीच की दूरी, 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 केंद्र से इसके बीच की दूरी। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या आकार बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। तो हेडिंग डालिएगा परमाणु त्रिज्या और लिख डालिए आप इसके डिफिनेशन। ऊपर से नीचे जाने पर हैलोजन परिवार के तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है आकार बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, यह आपको समझना चाहिए। अब चलते हैं, ये परमाणु त्रिज्या आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता की तरफ। और इलेक्ट्रॉन बंधुता से एक प्रश्न, बहुत फेमस प्रश्न है जो कि पूछा जाता है, आज हम आपको बताएंगे। और थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पर कहानी में, तो कहानी को थोड़ा ध्यान से समझना, सुनना और देखना क्या होता है। परमाणु त्रिज्या की बात, इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात। इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है, ध्यान से समझना यहाँ पर आप लोग। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते किसे हैं? जैसे कोई भी तत्व है, मान लीजिए यहाँ पर फ्लोरीन है, फ्लोरीन के 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में, फ्लोरीन है, समझिए, छोड़िए जाने दीजिए फ्लोरीन की बात। आपके घर है और घर के में मालिक होते हैं, घर के मालिक होंगे कोई। इस घर के मालिक में, आपके घर में 4 कमरे हैं और कोई है, आपके बाहर से कोई आ रहा है, उसको घर में रखने के लिए आपके घर का मालिक बुलाएगा। आपके रिश्तेदार कोई है उसको घर में रखने के लिए बुलाएगा। ठीक है, तो बाहर से किसी आदमी को घर में बुलाने की क्रिया को ही समझ लीजिए एक तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। नहीं समझ में आया? मैं कह रहा हूं किसी गैस के, किसी भी तत्व के 72 कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन आपका रिश्तेदार हो जा रहा है। अंदर की 72 कक्षा मतलब आपके रूम हो गया, कक्षा मतलब रूम हो गया। और उसके बाद ऐड कराने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है,
या बुलाएंगे तो ऊर्जा लगेगी नहीं। अगर कोई आपके घर आता है तो पैसा तो लगता है उसको खाना वाना खिलाने में। उसी प्रकार से जो ऊर्जा की या यहाँ पर पैसे लगते हैं, यहाँ पर ऊर्जा लगती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। फिर से डिफिनीशन समझना, ये आपके कक्षा 11 की टॉपिक है इलेक्ट्रॉन बंधुता, लेकिन यहाँ पर मुझे समझाना है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बंधुता में थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता, या फिर जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जिसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जो अपने आप बुला लेते हैं, उसमें पैसे की आवश्यकता यानी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर ऐसा कहेंगे ऐसे तत्व ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तत्व के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने में जो ऊर्जा में परिवर्तन होता है या ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, तो समझना यहाँ पर आपके सामने आपका 2 घर है, एक छोटा सा घर है और इसमें आपके 4 मेंबर रहते हैं A B C D, और इस घर का मालिक जो है E यहाँ पर बैठा है और ये चाहता है कि कोई बाहर से आए यहाँ रहने के लिए। ठीक है, दूसरा एक घर है जिसमें, ये बस समझना आप ध्यान से, उसके बाद इससे हम लिंक करेंगे आपके लिए। 6 रूम है और यहाँ पर भी वही A B C D, और इसका जो मालिक है मान लीजिए आपका कोई है T है इसका मालिक, और ये भी चाहता है कि कोई आके यहाँ पे रहे। ठीक है, ये भी चाहता है और ये भी चाहता है, ये मालिक भी, ई वाला मालिक जो है वो भी चाहता है और टी वाला मालिक भी चाहता है कि कोई आए और रहे मेरे पास। ठीक है, मेरे घर रहे। जरा सोचना, अगर आप गए, आप मान लीजिए रिश्तेदार हो, मान लीजिए यश आपका एक रिश्तेदार है। ठीक है, यश आपका रिश्तेदार है, ये उठा और गया इस वाले घर में, छोटे वाले घर में गया यहाँ पे, और ये यहाँ पे रहना चाहा। क्योंकि ये तो मालिक जो है, मालिक तो चाह ही रहा है कि मेरे घर आए और कोई रहे, लेकिन इसके जो घर में लोग हैं कहेंगे अगर आएगा तो कहाँ पे रहेगा, ये इसको आने नहीं देंगे, थोड़ा सा क्लेश होगी, परिवार में थोड़ी समस्याएं आएंगी। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, अभी हम आपको समझाएंगे, पहले इस बात को समझना। देखना, यस यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे रूम खाली नहीं है, तो कहेंगे कौन कहाँ सुताएगा, कौन इसको छत पे सुताएगा, कहाँ पे सुताएगा, रूम में। मान लीजिए ठंडी का समय, छत पे भी तो नहीं सो सकते हैं, तो कौन किस में सुलाएगा ये आपको नहीं समझ में आएगा। और घर का मालिक जो ई है वो तो चाहता है कि आके कोई घर पे आए और रहे, लेकिन घर में जो सदस्य हैं वो नहीं चाहते हैं कि कोई आए, क्योंकि उनको समस्याएं आएंगी। लेकिन यही यश अगर इस घर में गया जिसका मालिक टी है, यहाँ पर गए, तो यहाँ पर टी तो चाह रहा है कि आके रहे, और ये बी सी डी भी चाह रहा है कि आके रहे, क्योंकि रूम तो खाली है, किसी में रह सकते हैं, इसमें रह रहे हैं या इसमें रह ले। ठीक है, तो वही सेम कंडीशन यहाँ पर आती है। कैसे आती है मैं बता रहा हूँ। देखिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब यही होता है कि किसी भी कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर रहेगा, जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी या ऊर्जा की जो मतलब परिवर्तन होगा उसे इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। अगर तत्वों की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक लेते हैं। ठीक है, तत्वों की बात करें, इन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता की बात करें तो देखिए, फ्लोरीन का आकार छोटा होता है, क्लोरीन का आकार उससे बड़ा, ब्रोमीन का उससे बड़ा, आयोडीन का उससे बड़ा। वैसे तो आकार बढ़ने के साथ साथ हर एक ग्रुप में आप पढ़े हो, ऑक्सीजन परिवार में पढ़े हो, और इससे पहले वाले परिवार में पढ़े हो, आपकी ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ता है, सॉरी घटता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, तो यहाँ पर भी घटना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है, ये आप लोग पढ़े होंगे, वर्ग 14 में पढ़े होंगे, 15 में पढ़े होंगे, 16 में होंगे, 17 में। यहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रम कैसा होना चाहिए? सबसे अधिक फ्लोरीन का होना चाहिए, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है यहाँ पर? सबसे अधिक क्लोरीन का हो जाता है, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। क्यों होता है ऐसा? वजह वही है, फ्लोरीन का आकार छोटा है, बाहर से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ये इसका मालिक है। इसका मालिक कौन है? नाभिक है। इसका मालिक ई था, यहाँ पर इसका मालिक नाभिक है, और इसका मालिक तो चाह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन आके रहे, लेकिन इसमें जो छोटा आकार होने के कारण यहाँ पर जगह नहीं बचते हैं, जगह नहीं बचेगा तो यहाँ पर क्लेश होगी, और ये चाहेगा, चाहकर भी इसका मालिक यानी नाभिक नहीं बुलाकर किसी इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन बंधुता कम हो जाती है क्लोरीन के, क्योंकि क्लोरीन का तो आकार बड़ा है, यहाँ पर जगह खाली है, जगह खाली तो आराम से आके रह लेंगे ना। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि
फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से अधिक क्यों होता है? तो आप लिखेंगे क्या, यहां पर हम लिख रहे हैं फ्लोरीन के छोटा आकार उच्च, थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, ठीक है आपके लिए, आप लोग कहते हो बड़ा लिखने के लिए। फ्लोरीन के छोटा आकार और उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन का, ये लिख दे रहे हैं, ये का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंग्लिश में कहते हैं। फ्लोरीन का ये क्लोरीन से कम होता है। बाकी वही रूल फॉलो होता है कि ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता घट रही है। तो यहां पर देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या होता है, सबसे अधिक क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का, फिर एस्टरीन का, यानी इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। देखिए पूरे ग्रुप में हर एक चीज ऊपर से नीचे जाने पर घटेगी, केवल और केवल परमाणु का आकार बढ़ेगा। आप लिखेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता हेडिंग डालकर कि वर्ग 17 के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता आकार बढ़ने के साथ साथ घटता है, जिसका क्रम ये है। यहाँ पर फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता से कम है। क्यों कम है? क्योंकि फ्लोरीन के छोटे आकार उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व के कारण फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन से कम है। और आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, छोटा घर है तो कैसे क्या करेंगे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब होता है कि किसी कक्षा के बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराने में जो भी ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। बोलिए समझ में आया इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब इसके बाद हम चलते हैं नीचे की ओर विद्युत ऋणात्मकता की तरफ, ठीक है। अच्छी चीजें हैं विद्युत ऋणात्मकता, आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई तो एक काम करिएगा, लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। अच्छी चीजें हैं अगर आपको समझ में आई होंगी तो। बाकी सब जगह अपवाद लिखा कर लिख दिया जाता है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूं। अगर मैं अपनी कोशिश में सफल हुआ हूं तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा, सर मुझे इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ में आ गया। अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे बता दीजिएगा, सर नहीं समझ में आया, मैं अगली बार अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जल्दी मैं इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लेकर आऊंगा कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता फ्लोरीन से अधिक क्यों है। क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला रहा हूं जिसमें डेली आपको 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूं। मॉर्निंग में पहले क्वेश्चन देता हूं, शाम को उन्हीं सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन कराता हूं बेहतरीन तरीके से। एग्जाम से 70 दिनों तक हम ये कर रहे हैं, तो 70 दिनों में 6 क्वेश्चन के हिसाब से 420 क्वेश्चन हो जा रहा है, और आपके एग्जाम में केवल 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 420 क्वेश्चन अगर पढ़ रहे हो तो 26 क्वेश्चन तो इसी में से आएंगे ना। इस तरह से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जल्दी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में लेकर आऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होता है, यहां पर लिख रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता। देखिए विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता, इसके चक्कर मत पड़ना। वर्ग 17 के तत्वों की लिखना, वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। वर्ग 17 के तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। क्रम क्या होता है? सबसे अधिक फ्लोरीन का होता है, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। ये क्रम हो गया आपका विद्युत ऋणात्मकता का, ठीक है। इसे लिख दीजिएगा, यही आपको यहाँ पर लिखकर मैं बताऊं कि ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। चीजें एक साथ देखना है। यहाँ पर देखिए परमाणु त्रिज्या तो बढ़ती है, विद्युत इलेक्ट्रॉन बंधुता घटता है। यहाँ पर देखिए विद्युत ऋणात्मकता घटता है। अब ऑक्सीकरण संख्या की ओर चलते हैं, बहुत ही जल्दी आपका ये खत्म हो जाएगा। अब ऑक्सीकरण संख्या, हेडिंग करिएगा ऑक्सीकरण संख्या, लिखिएगा ऑक्सीकरण संख्या, हेडिंग करिएगा ऑक्सीकरण संख्या। लिखना वर्ग 17 के तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। कितना होती है? -1 होती है। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। इसके अलावा अन्य ऑक्सीकरण संख्या 1, 3, 5 और 7 होता है। ये क्या होता है? +1, +3, +5 और +7। समझ आ जा रहा है इसे? 1, 3, 5 और 7
1 3 5 और 7, इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ रहे हैं। देखिए इसे जब हम पढ़ रहे थे, इसे याद किए थे, इसमें 1 से 7 तक होता है, इसमें कोई विषम सम संख्या नहीं होती। सम संख्या है वैसे तो होती है 2 और 4, ये हटा दोगे तो 1 3 5 और 7 आपकी इसकी आक्सीकरण संख्या होगी। और सामान्य आक्सीकरण संख्या क्या होती है, -1। ठीक है, हमेशा आपको -1 में देखने को मिलेंगे, लेकिन कहीं कहीं पर आपको 1 3 5 और 7 में देखने को मिलेंगे। ये इसकी आक्सीकरण संख्या हो गई। अब चलते हैं रंग की तरफ। फ्लोरीन का रंग कैसा होता है, क्लोरीन का रंग कैसा होता है, और आयोडीन का रंग कैसा होता है, लिखते चलिएगा। बहुत आसान चीज़ें हैं, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार लिख कर स्वयं से रिवीजन करिएगा, याद हो जाएगा। देखिए रंग क्या है, रंग फ्लोरीन का रंग क्या होता है, कैसा होता है, हल्का पीला होता है। क्लोरीन का रंग कैसा होता है, हल्का हरा होता है। ब्रोमीन का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। आयोडीन का रंग बैगनी होता है। मैं आपको रंग बताया इसलिए बताया कि कहीं कहीं एग्जाम में पूछा जाता है कि आयोडीन का रंग क्या होता है, ऊपर किसी का रंग नहीं पूछा जाता, लेकिन आयोडीन का रंग पूछा जाता है। तो आयोडीन का रंग कैसा होता है बताइए, ठोस बैगनी कलर का होता है। अब आक्सीकरण गुण, आक्सीकारक गुण, देखिए ध्यान से समझना। आक्सीकारक गुण मतलब ये स्वयं का इसका अपचयन हो रहा है, ये सामने वाले का आक्सीकारक करा रहा है। सामने वाले का अगर आक्सीकरण कराएगा तो उसे आक्सीकारक गुण कहते हैं। एक तरह से ये दलाल है। दलाल का मतलब, मान लीजिए आपका डीएल होता है, ड्राइविंग लाइसेंस, तो दलाल क्या करता है, अपना तो ड्राइविंग लाइसेंस बनाता नहीं, सामने वाले के बनाता है। इसी तरह से यही भी है, ये भी आक्सीकारक गुण रखता है। मतलब ये स्वयं का आक्सीकरण नहीं करता है, सामने वाले का आक्सीकरण करता है, अगले वाले बंदे का आक्सीकरण करता है, अपना तो अपचयन करता है, दूसरे का आक्सीकरण करता है। मतलब आक्सीकरण का मतलब क्या होता है, उसके परमाणु सॉरी उसके जो आक्सीकरण संख्या में वृद्धि कराता है, उसके आक्सीकरण संख्या में वृद्धि कराता है। आपको मैं जब इसका रासायनिक गुण पढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ एक रिएक्शन कराऊंगा जो आक्सीकरण गुण का होता है। तो इसमें आपको इतना ध्यान रखना है, इसका आक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। लिख लीजिएगा, इसका आक्सीकारक गुण ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ये चीजें हो गई आपकी इसकी सामान्य फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपको रासायनिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, रासायनिक प्रॉपर्टीज में बहुत छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, कोई बड़ी चीजें नहीं है, 2-4 चीजें हैं, आपको उसको पढ़ लेना चाहिए जो कि इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी चीजें आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब ध्यान से समझना, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, तो आप क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा। क्वालिटी बढ़ाने का मतलब क्या होता है, आप ऊपर 3 डॉट होती है उसे क्लिक करोगे तो 360 kbps में कर दीजिएगा, अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, आप अगर देखना चाहोगे तो। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, NH2NP5 प्रकार का होता है। भौतिक अवस्था आपको बता दिया, फ्लोरीन की क्या होती है, गैस की होती है, क्लोरीन गैस होती है, ब्रोमीन द्रव होता है, आयोडीन ठोस होता है। यहाँ पर देखिए परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन बंधुता बहुत अच्छी सी कहानी आपको मैं बताया, घर में कोई किसी को बुलाना ले जाने वाला, ये सब आप कर ही लोगे, यानी ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। विद्युत ऋणात्मकता ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। आक्सीकरण संख्या आपको मैं बता दिया, -1 समान होती है, +1 3 4 5 ये आपका जनरल आक्सीकरण अवस्था होता है। इसके अलावा रंग आपको बता दिया, यहाँ पर अपचायक गुण बता दिया, ऊपर से नीचे जाने पर अपचायक गुण घटता है। एक चीज समझना है यहाँ पर कि देखना है, यहाँ पर देखिए परमाणु त्रिज्या ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ रहा है और सभी चीजें ऊपर से नीचे जाने पर घट रही है। थोड़ा सा अपवाद है यहाँ पर, लेकिन सभी चीजें ऊपर से नीचे जाने पर घटती हैं। तो आप इस तरह से ट्रिक के जरिए याद कर सकते हैं कि वर्ग में बस केवल परमाणु त्रिज्या बढ़ता है और कोई भी सी चीज आए घटा देंगे आप ऊपर से नीचे ले जाकर। ठीक है, ये कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रासायनिक गुण की तरफ। ठीक है, हेडिंग कर लीजिएगा, हैलोजन परिवार के रासायनिक गुण। तेजी से पढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, तभी आपका कंप्लीट होगा 70 दिनों में। ठीक है, और जल्दी आपकी फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं, आपको उसके बारे में बता दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर। ठीक है, और अगर आप लोग रेगुलर देख रहे हैं तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि आपकी अच्छी पकड़ बन रही है, अच्छी तैयारी हो रही है। चलिए लिखिएगा हेडिंग कि हैलोजन परिवार के रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में क्या होगा, सबसे पहला एक रासायनिक गुणधर्म है जो कि हैलोजन परिवार के हैलाइड, हैलोजन हैलाइड, लोजन हैलाइड। हैलोजन हैलाइड का मतलब क्या होता है, जब हैलोजन क्रिया करता है किससे, जब हैलोजन क्रिया करता है आपके हाइड्रोजन के साथ तो हैलोजन हैलाइड बनाता है।
यानी जब हाइड्रोजन जो है, हैलोजन परिवार के तत्व क्रिया करते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। तो HX प्रकार के, HX का मतलब क्या है? हैलोजन प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। जब हैलोजन परिवार के तत्व क्रिया करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो HX प्रकार के हैलाइड बनाते हैं। ये जो हैलाइड बनाने की क्रियाशीलता होती है ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। क्रियाशीलता नहीं, अम्लीयता ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अब समझना यहाँ पे, देखिए ये जब जुड़ता है फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन जब हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो HF बनाता है। इसी तरह जब क्लोरीन के साथ जुड़ता है तो क्या होता है? हाइड्रोजन HCl बनाता है। ब्रोमीन के साथ जुड़ता है, ये अम्ल होता है, बहुत खतरनाक अम्ल होता है, ठीक है, जो आपके लैट्रिन मोटरिन में यूज किया जाता है साफ करने के लिए। HBr अगर हाथ पे गिर जाए तो जल जाता है। आयोडीन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है? HI। ये सभी चीज़ें बनाती हैं आपके, समझना ध्यान से। यहाँ पर फ्लोरीन के साथ क्रिया करके HF, क्लोरीन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है आपका? HCl, और ब्रोमीन के साथ क्रिया करके HBr, और आयोडीन के साथ क्रिया करके HI। फिर से समझना यहाँ पर, ऊपर से नीचे। और ये कौन सा प्रकार हो गया? यहाँ पर इसे कर सकते हो HX। F का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ पे लिख सकते हो X = फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। अब इसकी अम्लीयता की बात करें, क्योंकि HF है, ये अम्ल है, इसके ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता क्या बढ़ता है? बढ़ती है। ऊपर से नीचे जाने पर HF यहाँ पे लिखेंगे, HF, HBr, HCl, HBr, HI, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर ये से बढ़ रही है। ये किसका क्रम है? आपके अम्लीयता का क्रम। ये अम्लीयता का क्रम है, ठीक है। ऊपर से नीचे जाने पर अम्लीयता बढ़ रही है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो यहाँ पर HF है और HCl, HF है और HCl, क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। ये HF आपका गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि HCl गैस अवस्था में पाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? मैं बता रहा हूँ। ऐसा इसलिए होता है कि HF में हाइड्रोजन बंध नाम की चीज़ पाई जाती है। हाइड्रोजन बंध नाम की चीज़ पाई जाती है किसमें? HF में। और HCl में हाइड्रोजन बंध नाम की चीज़ नहीं पाई जाती है, ठीक है। HF में हाइड्रोजन बंध नाम की चीज़ पाई जाती है, इसलिए यह द्रव अवस्था में होता है। HF द्रव होता है क्योंकि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और HCl गैस होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? HF आपका द्रव होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, HCl द्रव गैस होता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाता है। ये चीज़ें होती हैं, ये कहानी होती है आपकी हैलोजन के हैलाइड के। अब आप चलते हैं ऑक्साइड की तरफ। हैलोजन के ऑक्साइड, ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 5 से 10 मिनट की लेक्चर और है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों को मत छोड़ना आप लोग बीच में, ठीक है। अब हैलोजन के ऑक्साइड हेडिंग कर लीजिएगा, हैलोजन के ऑक्साइड, हैलोजन के ऑक्साइड, ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ। हैलोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। O2 मतलब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं। एक बात आती है इसमें कि इसमें जो फ्लोरीन होता है वो अलग किस्म का ऑक्साइड बनाता है, क्लोरीन होता है अलग किस्म का ऑक्साइड बनाता है। अब फ्लोरीन क्यों अलग किस्म का बनाता है, क्लोरीन क्यों अलग किस्म का बनाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़नी है, बस आपको ये जानना है यहाँ पर क्यों ऑक्साइड बनाता है। अगर आप कहोगे तो मैं हल्का से बता दूंगा आपको। देखिए फ्लोरीन का ऑक्साइड,
ऐसे लिखिए फ्लोरीन का ऑक्साइड। ठीक है, ठीक है। फ्लोरीन का ऑक्साइड क्या होता है? दो प्रकार का ऑक्साइड बनाता है, OF2 के प्रकार का और O2F2 के प्रकार का। OF2 प्रकार का और O2F2 प्रकार का ऑक्साइड ये फ्लोरीन बनाता है। ठीक है, दो प्रकार का ऑक्साइड होता है, OF2 और O2F2 के प्रकार का। ठीक है, ये एक आपका कौन है? OF2 है, दूसरा O2F2 है। ठीक है, OF2 के प्रकार का और O2F2 के प्रकार का। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन के ऑक्साइड की बात करें का ऑक्साइड, अब ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए क्या होता है, क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O पर बनाता है, Cl और बनाता है आपकी Cl2O के बाद Cl2O3 बनाता है। इसी तरह ClO3, ये 3 2 5 हो गया। अब इसके अलावा और आपके तत्व हैं, ClO2 बनाएगा और Cl2O6 बनाएगा, ClO2 Cl2O6, ये ऐसा ही बनाता है। ठीक है, ये क्लोरीन देखना है यहाँ पर, ये फ्लोरीन यहाँ पर इस साइड है, क्लोरीन इस साइड क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से क्या है? कम है, अधिक है, कम है। ठीक है, अब ये समझना, अगर आपका ये कहीं भी तत्व बनता है, मान लीजिए ये Cl बन रहा है, ये Cl में ये क्लियर समझना कि ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये क्लोरीन का अधिक होती है और हाइड्रोजन का कम होता है, तभी तत्व बनेगा। एक कम विद्युत ऋणात्मकता, एक अधिक विद्युत ऋणात्मकता आपस में मिलते हैं तभी तत्व बनाते हैं। अब आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे आवर्त श्रेणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता 4 होता है आपका फ्लोरीन का, मैं आपको बताया, उससे कम होता है ऑक्सीजन का। कितना होता है? 3.5। अब यहाँ पर देखिए फ्लोरीन ऑक्सीजन के इस साइड है, क्यों है इस साइड? क्योंकि इस फ्लोरीन का फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से अधिक है, इसलिए इस साइड है। यहाँ पे क्लोरीन ऑक्सीजन के इस साइड है। क्यों इस साइड है? क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता से कम है, इसलिए इस साइड है। बोलिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आना चाहिए आपको। ये चीजें हैं आपके ऑक्साइड के। इसके बाद चलते हैं हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हेडिंग करिएगा, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, और इसके बाद आपका अंतर हैलोजन यौगिक। दो चीजें हैं, आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा। हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हेडिंग करिएगा, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। ऑक्सी अम्ल का मतलब क्या होता है? ऑक्सी अम्ल का मतलब ये होता है, हैलोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो HOX प्रकार के अम्ल बनाते हैं, उसे हैलोजन का ऑक्सी अम्ल कहते हैं। देखिए लिखिएगा यहाँ पर, हैलोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके HOX प्रकार के अम्ल बनाते हैं जिसे हैलोजन का ऑक्सी अम्ल कहते हैं। वही चीज लिखना, हैलोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके HOX प्रकार के अम्ल बनाते हैं जिसे हैलोजन का ऑक्सी अम्ल कहते हैं। समझना ध्यान से, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, HOX प्रकार के अम्ल बनाते हैं जिसे आपको क्या कहते हैं? हैलोजन का ऑक्सी अम्ल कहते हैं। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता कैसे देखते हैं। ये चीजें वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न में पूछा जाता है, इसमें से कौन अधिक अम्लीय है। तो देखिए ऑक्सी अम्ल की अम्लीयता देखने के लिए मैं क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लेता हूँ, क्लोरीन के सभी ऑक्सी अम्ल एक साथ लिखता हूँ, उसके बाद उसकी अम्लीयता देखेंगे। देखना क्या होगा, क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल, क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल, ध्यान से देखना, क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल कौन सा होता है? HOCl होगा, HOCl2 होगा, HOCl3 होगा, HOCl4 होगा। ये क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल हैं। ठीक है, इसमें कौन अधिक अम्लीय है, कौन कम अम्लीय है, ये आपको देखना होगा। तो आप ये देखेंगे इसमें किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या अधिक है, किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कम है।
फिर से समझना, यहाँ पर ये तत्व दिए हैं, अगर आपसे पूछिए इसमें कौन अधिक अम्लीय है कौन कम अम्लीय है, तो आप क्या देखोगे, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने आती होगी ना, बता देता हूँ कैसे निकाली जाती है। देखना यहाँ पर, जैसे आपको HCl HOCl में निकालना है ऑक्सीकरण संख्या, किसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है। तो आपको मालूम है यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, -2। यहाँ पर क्या लिखोगे, H, ठीक है। क्लोरीन का निकालना है इसलिए यहाँ पर X लिखोगे। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी, इधर जाके 0 लिख दोगे। तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई, X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1, ठीक है, +1, ठीक है। अब HClO2 का निकालते हैं, HOCl2 का निकालते हैं। समझना यहाँ पे HOCl2 का कैसे निकालेंगे। देखिए हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, और Cl के स्थान पर X लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2X। देखना HClO2 का निकाल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई, ठीक है। क्या गलती हो गई, ये HOX नहीं होता, थोड़ा गलती हुई है, इसको देखना चाहते हैं यहाँ से आप लोग। यहाँ पर गलती क्या हुई है, ये जो अम्ल बनाते हैं HOX प्रकार के अम्ल बनाते हैं, और HOX प्रकार के अम्ल में जब क्लोरीन का लिखेंगे, मैं अभी आपको बताया जिसकी विद्युत चालकता अधिक होती तो वो इस साइड लिखा जाता है, इसी प्रकार से यहाँ पर उस साइड लिखा जाएगा। यानी कि अम्ल इस प्रकार से होंगे, HClO2 होगा, HClO होगा, HClO2 होगा, HClO3 होगा, और HClO4 होगा। क्यों ऐसा होगा भाई, इसलिए होगा, आपको मालूम है अभी अभी आप क्लोरीन के ऑक्साइड लिख रहे थे, जिसमें क्लोरीन आपके इस साइड हुआ करता था। क्यों हुआ करता था, क्योंकि इसकी क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है। क्लोरीन की कितनी विद्युत ऋणात्मकता होती है, 3 होती है। आपको एक चीज़ बताएं, NCl3, आप याद रखना, NCl3 यानी नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है, फ्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की 3.5 होती है। फिर से समझना, आपको हम 2-3 तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बता देते हैं, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत काम देगा। फ्लोरीन की 4 होती है, क्लोरीन की 3 होती है, और नाइट्रोजन का भी 3 होता है। याद कैसे रखोगे, NCl3, ऑक्सीजन का 3.5 होती है, और अन्य बहुत से तत्व हैं। PSI करके लिखोगे तो 2.5 होता है। PSI का मतलब फास्फोरस और सिलिकॉन की 2.5 होती है। इस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता आप याद रख सकते हैं। विद्युत ऋणात्मकता याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप यहाँ पे समझना क्यों इस साइड वो लिखा जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता 3.5 होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है। इसलिए जिसका अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है वो उस साइड लिखा जाता है, जिसका कम होता है वो इस साइड लिखा जाता है। अब इसका हमको अम्लीयता देखनी है, तो हम सबसे पहले HClO में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे। कैसे देखेंगे ऑक्सीकरण संख्या, देखना यहाँ पे HClO में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या। तो सबसे पहले आपको मालूम है क्लोरीन को X मानेंगे, ऑक्सीजन का -2 होता है, और इसका हाइड्रोजन का 1 होता है। ये हो जाएगा क्या, X इज इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं, -1 से घट के 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे +1 स्टेज में है। अब इसका निकालेंगे HClO2 का, यहाँ पे क्लोरीन का X मानेंगे, ऑक्सीजन का, चूंकि ऑक्सीजन कितना होता है -2 और 2 है इसलिए 2 लिखेंगे, +1, यहाँ पे 2 दूनी 4, X का क्या होगा +3 होगा, +3। इसी तरह इसका निकालेंगे तो आपका आ जाएगा +5 और +6 +7। अब इसकी अगर अम्लीयता की क्रम देखें तो इधर से इस साइड जाएंगे, तो अम्लीयता का क्रम ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। बस आपको यही बताना था कि अम्लीयता का क्रम ऑक्सीकरण संख्या बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है। मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने बताया और ये क्रम बताया। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वहाँ पर, आपको मैं बता दिया क्यों मिस्टेक हुई थी, क्योंकि जिसकी ऑक्सीकरण संख्या, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वो उस साइड रखा जाता है, जिसकी कम होती है वो इस साइड रखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बेहतर समझ में आया होगा ये सभी चीज़ें आपको, ठीक है। ये होती हैं। आपको इसके बाद एक चीज़ और पढ़नी है जो कि अंतर हैलोजन यौगिक है। क्या है, अंतर हैलोजन यौगिक, ठीक है। बहुत ही अच्छी चीज़ है, बस आपको छोटी सी चीज़ जानना है, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, आगे चल के पढ़ेंगे।
आप लोग हेडिंग करिएगा अंतर हैलोजन यौगिक। अंतर हैलोजन यौगिक, अंतर हैलोजन यौगिक का मतलब क्या है ये समझना जरा। अंतर हैलोजन यौगिक, देखना ध्यान से। अंतर हैलोजन यौगिक क्या होता है? जब हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उसे कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ये ऐसा क्यों होता है? विद्युत ऋणात्मकता में अंतर के कारण। लिखेंगे यहां पर हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं जिसे अंतर हैलोजन यौगिक कहते हैं। ठीक है, यह विद्युत ऋणात्मकता के कारण होता है। फिर से समझना यहाँ पर, जब हैलोजन आपस में क्रिया करके यौगिक बनाते हैं तो उन्हें कहते हैं अंतर हैलोजन यौगिक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता के कारण। अंतर हैलोजन यौगिक में आपका जो टाइप होता है, प्रकार ABN टाइप का होता है, जहां पर n का मान आपका क्या होगा, समझना यहाँ पर n का मान क्या होगा, 1, 3, 5 और 7। 1, 3, 5 और 7 ऐसा परिवार है यहाँ पर सम संख्या में कोई बात नहीं होती है। जहाँ पर भी होती है विषम संख्या में, आंशिक संख्या आता है तो विषम संख्या आती है। तो यहाँ पर भी आप याद रखना n का मान 1, 3, 5 होता है। और यहाँ पर देखना ये क्या होगा, ये आपका कम विद्युत ऋणी तत्व होगा, ऋणी तत्व होगा। B आपका क्या होगा, अधिक विद्युत ऋणी तत्व। ये आपका कम विद्युत ऋणी होगा, B अधिक विद्युत ऋणी तत्व होगा। आपको अगर हम दे दें, क्या दे दें, क्लोरीन और फ्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन, आपसे हम कह दें कि एक तत्व बना दो, दिखा दो, तो आप क्या देखोगे? आपको मैंने बताया कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है, कितनी होती है, 4 होती है। तो आप लिखोगे कैसे? आप यहाँ पर अधिक विद्युत ऋणी वाला तत्व कौन है, B है, तो B के स्थान पर फ्लोरीन लिख दोगे। अब क्लोरीन कहाँ पे लिखोगे, A के स्थान पे लिखोगे, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। कितनी होती है, 3 होती है। और आपका एक अंतर हैलोजन यौगिक बन गया। अगर आपसे मैं दे दूं ब्रोमीन और फ्लोरीन, मान लीजिए आपको मैं एक क्लोरीन और फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन देता हूं। अगर आपको मैं कह दूं एक तत्व बनाकर, एक यौगिक बनाकर दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सीधे करोगे कि किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। कितनी होती है, 4 होती है। कहां पर लिखोगे, B के स्थान पर। और क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, तो इसको A के स्थान पर रख देंगे। और कितनी है संख्या, यहाँ पर n की मान के यहाँ 3 रख दोगे, आपका अंतर हैलोजन यौगिक बन जाएगा। तो ABN टाइप का अंतर हैलोजन यौगिक बनता है, और जिसमें A का आकार बड़ा होता है, A का आपका विद्युत ऋणात्मकता कम होता है, और B का अधिक होता है, ABN टाइप का होता है। n का मान 1, 3, 5 और 7 होता है। इस प्रकार से आज आप लोग क्या क्या पढ़े हो? आप लोग आज हैलोजन परिवार की जो आवर्त सारणी में स्थिति है पूरा अच्छे से पढ़ चुके हो। इसमें कुछ नहीं बचा हुआ आपके लिए। जो चीज़ें बची हुई हैं मैं आगे चल के आपको कवर कराऊंगा, जिसमें क्लोरीन का डिकान विधि निर्माण का है, और जो भी चीज़ें आपके 2021 के सिलेबस की हैं सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, और 70 दिन में आपकी सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। ज़रूरत है आपको मेहनत करने की, लगन से डेली की डेली क्लासेज को देखने की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप जो पढ़े हैं इन सभी चीज़ों का एक नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मैं P ब्लॉक खत्म होते ही मैं आपको नोट्स दूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़े नहीं हैं तो व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम आईडी से नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर मांग लीजिएगा टेलीग्राम आईडी। जल्दी टेलीग्राम आईडी भी जुड़ जाइएगा वहाँ पर, क्योंकि ये जो नोट्स हैं वहाँ पर ही देखने को मिलेंगी। साथ में आपको इसका नोट्स मैं बता के भी वीडियो में बना के दे दूँगा, लिंक दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। एक बार पूरा P ब्लॉक हो जाए तो नोट्स दे दूँगा, ठीक है।
अगर थोड़ा थोड़ा देने से अच्छा नहीं होता है, आपको भी अरेंज करने में समस्याएं आएंगी। वैसे 10, 20, 25 पेज का अगर नोट्स होगा तो आप एक ही साथ डाउनलोड करके पढ़ाई कर लोगे। पढ़ाई करिए, मेहनत से कीजिए। बोर्ड एग्जाम को ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, 100 दिन बचे हुए हैं। आप पढ़कर 90% से भी अधिक लेकर आइए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही।